कि महिलाएं 7 बजे के बाद अपने हॉस्टल और घर से न निकले। हम कौन से जमाने में जी रहे? मुगल काल में जी रहे हैं क्या? ममता जी, ये आजाद भारत, यहां माताओं बहनों को पूरा दिन जब इनकी मर्जी हो, जब इनको काम हो, घर के बाहर निकलने की सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा संवैधानिक दायित्व है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, संदेश खाली का मामला हो, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, साउथ कॉलेज लॉ कॉलेज का मामला हो, हर जगह बेटियां असुरक्षित हैं और ढेर सारे लोग और ढेर सारी माताएं बहनें ये अत्याचार से तंग आ चुकी है, असुरक्षा से तंग आ चुकी। वो भी राह देख रही है कि कब वोट देने का अधिकार आए और हम इन निकम्मी तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटा दें। एक जमाना था मित्रों कि भारत के जीडीपी में बंगाल का योगदान 10.5% था और तीसरे नंबर पर था। जीडीपी में योगदान की दृष्टि से हमारा बंगाल तीसरे नंबर पर था। तीसरे नंबर पर से सरक कर ये 49 साल में वो 22वें नंबर पर आ गया। अब नीचे कोई जगह ही नहीं बची। पूरा देश ऐसी आशा करता था कि यहां से कम्युनिस्ट जाने के बाद हिंसा और प्रतिशोध की राजनीति समाप्त हो जाएगी, मगर हुआ उल्टा। इन्होंने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहला दिया। मित्रों, अब तक 300 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं। 21 के चुनाव के बाद लगभग 3000 कार्यकर्ता विस्थापित बनकर आज भी अपने गांव में नहीं लौटे हैं। उनको दबाव बनाया जाता है कि आप तृणमूल का झंडा उठाओ तभी गांवों को रहने देंगे। क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? कोई व्यक्ति अपने किसी राजनीतिक दल में काम करना है, वो स्वतंत्र रूप से तय नहीं कर पाएगा? वो ममता जी मुख्यमंत्री की चैम्बर से तय करेगी क्या? ममता जी, जितना भी प्रताड़ना करना हो करो, बंगाल की जनता अब तय कर बैठी है। इन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को हर तरह से प्रताड़ित किया, यहां तक कि महिलाओं पर बलात्कार भी किए गए। मैं अपना रिपोर्ट नहीं दे रहा हूं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का रिपोर्ट है। इसका भी जवाब ममता जी को देना पड़ेगा। ममता जी ने सारी संवैधानिक औचित्य को समाप्त कर दिया। किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। कई राज्यों में हमारी सरकार नहीं, कहीं ऐसा व्यवहार नहीं होता। वंदे भारत ट्रेन देने प्रधानमंत्री आते हैं, ममता जी स्टेज पर नहीं जाती है। कई प्रकार के भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने हुए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने हुए भारत सरकार के डीओपीटी के रूल्स ये तोड़ देती है, मरोड़ देती है। डीजीपी और मुख्य सचिवों की अपॉइंटमेंट में मनमानी करती है। रिटायर्ड होने के बाद सलाहकार बनाकर प्रॉक्सी डीजीपी और प्रॉक्सी सीएस बैठाने का काम करती है। मतुआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जो शरणार्थी बंगाल में आए हैं वो भारत के नागरिक है, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती। ध्यान से नहीं देखा है मैंने, इसीलिए पहले भाजपा की विकास यात्रा, भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा बनाई। हम 3 सीट पर थे, 77 पर पहुंचे हैं और 77 से अब एज अ मुख्य विरोध पक्ष हमारा अधिकार है कि विफल सरकार को उखाड़कर हमें जनता शासन देगी। हम 77 सीट पर ऐसे नहीं पहुंच सकते, 18 सीटें ऐसे नहीं जीत सकते हैं। हमारा काम बूथ तक पहुंच चुका है, इसी के कारण हमें सफलता मिली है। भारत सरकार पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम कर रही है। अगर भारत सरकार का पक्षपाती कामकाज का तरीका होता तो वो तमिलनाडु को भी अप्लाई हो सकता था, तेलंगाना को भी अप्लाई हो सकता था और हर राज्य को अप्लाई हो सकता था। सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अच्छे चल रहे हैं। सिर्फ बंगाल में तकलीफ क्यों आ रही है? क्योंकि मेट्रो हवा में नहीं चल सकता, भूमि चाहिए। भूमि पर जो एंक्रोचमेंट है वो खाली कराने का काम राज्य सरकार का है।
यहां भारत सरकार जो भी योजना लाए इसका विरोध करना, ये मानसिकता से सरकार चल रही है, जो बंगाल का भी भला नहीं कर रही है, देश का भी भला कर रही नहीं। क्यों तमिलनाडु की मेट्रो में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? क्यों तेलंगाना की मेट्रो में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? यूपी में, लखनऊ में मेट्रो तब लगी जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरा तो आपसे आग्रह है, इतने अभ्यासु पत्रकार हो, कुछ पत्रकारों का संघ बनाकर इसके डेप्थ में जाकर व्हाइट पेपर बाहर निकालो कि सारी योजनाएं क्यों अटक गई है, तो आपको मूल कारण मालूम पड़ जाएगा। देखिए भाई, इनके विरोध को अब देश में कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। अगर कोई एक स्टेटमेंट भारत सरकार करेगी कि भारत देश कोई भी क्षेत्र में सबसे पहले आएगा, तो भी ये विरोध करेंगे। विरोध उनका स्वभाव हो चुका है। इनके विरोध को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, ना जमीन पर इसका कोई विरोध का असर दिख रहा है। देखिए, मैं बंगाल की जनता को यह अपप्रचार चल रहा है, इससे स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अभी की जो सरकार जो स्कीमों के नाम से जो कुछ भी चला रही है, एक भी स्कीम बंद नहीं होगा। और हमारे घोषणा पत्र में हम जितने भी स्कीमें करेंगे उसको जमीन पर उतारेंगे। ये हमारा रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, देश भर में है। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां आकर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। तो सवाल का एड्रेस गलत है, सवाल तो सही है। देखिए, चुनाव के वक्त ये सब करने की परंपरा कितनी उचित है वो बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा। मगर मुद्दा यहां तक सीमित नहीं हुआ है। युवाओं की रोजगारी का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, घुसपैठ का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इंडस्ट्रीज के पलायन का मुद्दा है, गिरते जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर का मुद्दा है। ढेर सारे मुद्दे हुए, कहीं से बच नहीं सकते। देखिए भाई, मैं यहां आकर प्रेस कर रहा हूं। मोदी जी अभी थोड़े दिन पहले सभा करने के लिए, आने के लिए निकले थे, जा नहीं पाए। अब ममता बनर्जी कह रही कि हम उनके साथ हैं। अगर उनको भ्रांति फैलानी है तो फैलाएं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता घुसपैठियों को आश्रय देने वाले के साथ नहीं रह सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके मोदी जी तक कटिबद्ध है कि मूल समेत तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। देखिए, ऐसी ही नीतियां अपनाई थी कम्युनिस्टों ने, मगर सत्ता परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? ऐसी ही नीतियां अपनाई थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, सत्ता परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? लोकतंत्र में जनता महान होती है और जनता जब तय कर सकती है, कर लेती है, किसी भी तानाशाह का कुछ नहीं चलता। देखिए, ममता जी के पास से और कोई अपेक्षा रख नहीं सकते। उनके खिलाफ जजमेंट आएगा तो जुडिशरी बीजेपी की है, इलेक्शन कमीशन घुसपैठिया हटाएगा, एसआईआर लाएगा तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी का है,
वो हारने के बाद शायद ऐसा कही कि मेरे कार्यकर्ता ही बीजेपी में चले गए। तृणमूल को कमजोर करने की भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत इसलिए नहीं है कि तृणमूल अपने अव्यवस्थाओं के कारण, अपने कामों के कारण जनता के बीच में कमजोर हो चुकी है। सुने नहीं, मैं कहा 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे, तो टारगेट हो ही गया।